यार आज हमारी एनिवर्सरी थी। मैं हाथ में रिंग लिए खड़ा था। दिल में कितने सपने थे। और उसने अचानक आकर क्या बोला कि वो अपने उस बीमार एक्स, अरे वही उसका सो कॉल्ड व्हाइट मूनलाइट के बच्चे की मां बनने जा रही है। इस बात पर हमारे बीच भयंकर झगड़ा हो गया। वो मुझसे इतनी आसानी से कह रही है, सुनो, डॉक्टर ने कहा है कि अर्नव की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अगर अब बच्चा नहीं हुआ तो कभी नहीं हो पाएगा। और हम कोई सचमुच का रिश्ता थोड़ी बना रहे हैं, बस आईवीएफ आईवीएफ करवा रहे हैं। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना कि मैं उसके साथ फिजिकल नहीं होंगी। बस एक छोटी सी मदद ही तो है। तुम इतना इश्यू क्यों बना रहे हो? मैं वहां खड़ा था, जेब में वो अंगूठी भींच रहा था। सच कहूं तो कलेजा मुंह को आ गया था मेरा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो लड़की मुझसे इतना प्यार करती है वो इतनी बड़ी और अजीब बात इतने नॉर्मल तरीके से कैसे कह सकती है। मैंने उससे कहा, श्वेता, 7 साल हो गए हमें साथ में। अब हम शादी करने जा रहे हैं। क्या तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक रहूंगा क्या? मैं अपने अंदर के उस गुस्से और दर्द को दबाने की कोशिश कर रहा था जो जो अंदर ही अंदर मुझे तोड़े जा रहा था। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि इस बेइज्जती के बीच भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट न खोऊं, लेकिन गुस्से में भींचे हुए मेरे हाथ और कांपती उंगलियां साफ बता रही थीं कि अंदर से मैं कितना टूट चुका हूं। तभी अचानक श्वेता गुस्से में खड़ी हुई और सीधे मेरे मुंह पर चिल्लाने लगी, तुम्हें ना बस अपने उस मर्द वाले ईगो और समाज की पड़ी है। तुमने कभी एक सेकंड के लिए भी मेरे नजरिए से नहीं सोचा। इतना बोलते ही उसने गुस्से में पूरी टेबल पलट दी। वो ठंडी हो चुकी स्टेक और सारा खाना फर्श पर बिखर गया। तभी टेबल पर रखे उसके फोन की स्क्रीन चमक उठी। मैंने नीचे देखा, स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जान। श्वेता की नजर भी उस पर पड़ी। उसने घबराकर तुरंत फोन झपटा और उसे साइलेंट कर दिया। मैं बस उसे देखे जा रहा था। दिल का कोई कोना अब भी उम्मीद कर रहा था कि वो मुझे कोई सफाई देगी। भले ही वो कोई झूठी कहानी क्यों ना हो, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, उसे खोला और बाहर जाते हुए बोली, मैं आज रात वापस नहीं आ रही, मेरा इंतजार मत करना। और दरवाजा बंद हो गया। एक सफाई तक नहीं दी उसने। उसकी वो पीठ देखकर मुझे अचानक हमारे कॉलेज के दिन याद आ गए। कॉलेज से लेकर आज ऑफिस के दिनों तक उसने मुझे सबसे ज्यादा अगर कुछ दिया है तो वो है उसका यही बेरहम और बेरुखा बर्ताव। कॉलेज में श्वेता टैंग जुए जू सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि उसे सब एक ऐसी ईगोइस्टिक ब्यूटी मानते थे जो किसी को अपने आसपास फटकने तक नहीं देती थी। मुंह जैसे आम लड़के को तो वो मुड़कर देखती भी नहीं थी। लेकिन फिर एक इत्तेफाक हुआ और उस जैसी बड़ी लड़की ने खुद मुझे प्रपोज कर दिया। हम बस यूं ही बिना सोचे समझे रिलेशनशिप में आ गए। मैं जानता था कि इस सब के पीछे शायद कोई ना कोई बड़ी वजह या कोई मजबूरी रही होगी। इसीलिए मैंने दिन रात एक कर दिया, पागलों की तरह पढ़ाई की, खुद को हर तरह से बेहतर बनाया ताकि मैं उसके काबिल बन सकूं। मैंने इस प्यार में खुद को पूरी तरह झुका दिया था। बहुत डर डर कर उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था। तब जाकर कहीं वो कभी कभार मुझसे प्यार से दो मीठे बोल बोलती थी। इन 7 सालों में मुझे लगने लगा था कि आखिरकार मेरा ये अंधा प्यार और केयर देखकर उसका दिल पिघल गया है। वो मुझसे सचमुच प्यार करने लगी है। लेकिन आज फर्श पर बिखरे हुए उस खाने और इस सूने कमरे को देखकर, इस बिखरे हुए सामान और सूने कमरे को देखकर मेरा दिल बुरी तरह बैठ गया। दिमाग सुन्न हो चुका था। अंदर इतनी बेचैनी थी कि रुकना मुश्किल था। मैं सीधा बालकनी की तरफ भागा और वहां जाकर एक सिगरेट सुलगा ली। तभी मेरी नजर नीचे गई। श्वेता अभी गई नहीं थी। वो विला के मेन गेट पर खड़ी होकर बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। शायद अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। उसने अपना फोन कान से लगा रखा था और रोते हुए कह रही थी, अर्नव, प्लीज तुम हिम्मत मत हारना। मैं बस अभी हॉस्पिटल पहुंच रही हूँ। राहुल हाँ कहे या ना कहे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा शरीर है, मेरी मर्जी है। वो होता कौन है मुझे रोकने वाला? तभी उसकी गाड़ी आई और वो उसमें बैठकर चली गई। मैं बालकनी की रेलिंग को पकड़े वहीं जम गया। दिल में एक ऐसी अजीब सी खालीपन और कड़वाहट भर गई कि मैंने बिना सोचे समझे अपना फोन निकाला। एक पुराना नंबर जो मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सालों से धूल खा रहा था, नेहा का नंबर, मैंने टाइप किया। तुमने उस वक्त जो बात कही थी, क्या वो आज भी सच है? 28 साल के हो गए हैं हम। मैं भी अनमैरिड हूं। तुम भी सिंगल हो। अगर मैं तुमसे शादी के लिए पूछूं तो क्या तुम वापस इंडिया आओगी? बिना एक पल गंवाए मैंने सेंड पर क्लिक कर दिया। मैसेज जाते ही मैं खुद पर हैरान रह गया। एक ठंडी हंसी मेरे मुंह से निकली। मैं खुद से ही कहने लगा कि मैं क्या पागलपन कर रहा हूं। उस लड़की से मेरा 10 साल से कोई नाता नहीं है। शायद वो तो मेरा चेहरा तक भूल चुकी होगी।
मैं किस हक से उसे सीधे शादी के लिए लिख रहा हूं? लेकिन अभी मैंने फोन जेब में रखा ही था कि अचानक स्क्रीन चमक उठी। एक नया नोटिफिकेशन था, मेल रिसीव्ड। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सिर्फ एक शब्द लिखा था, हाँ। उस मेल को देखते ही मेरे सीने में एक अजीब सी हलचल मच गई। सालों पुरानी वो जानी पहचानी फीलिंग पल भर में लौट आई। नेहा, लिन म्याओ म्याओ, आज भी बिल्कुल वैसी ही थी। बेबाक, निडर और जो सोच लिया वो कर गुजरने वाली। हम दोनों बचपन के पक्के दोस्त थे। साथ में पले बड़े, छोटी छोटी बातों पर आसमान सिर पर उठा लेते थे। और लड़ते लड़ते कब उस नासमझ उम्र में एक दूसरे के लिए दिल में वो एहसास जाग गया, पता ही नहीं चला। फिर एक दिन हमारी बहुत भयंकर लड़ाई हुई और उसी के कुछ वक्त बाद उसकी पूरी फैमिली विदेश शिफ्ट हो गई। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि सालों पहले मजाक मजाक में ली गई वो कसम नेहा को आज भी याद होगी। अभी मैं उस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि स्क्रीन पर एक इंटरनेशनल नंबर चमक उठा। मैंने फोन उठाया तो उधर से वही चुलबुली और जानी पहचानी आवाज गूंजी। तो फिर डन रहा। मैं ठीक 1 महीने बाद इंडिया आ रही हूँ, एयरपोर्ट से सीधे कोर्ट चलेंगे शादी के लिए। अब मुकरने की सोचना भी मत, समझे? उसकी आवाज सुनकर मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो सालों से सिर्फ इसी एक पल का इंतजार कर रही थी। मेरे मुंह से तुरंत निकला, ठीक है, डन। बताओ तुम्हें कैसा डायमंड रिंग चाहिए, कौन सी गाड़ी, क्या शगुन और कैसा वेडिंग वेन्यू चाहिए? तुम बस मांगो। मैंने एक ही सांस में मैंने एक ही सांस में वो सब कुछ बोल दिया जो मैं सालों से सोचकर बैठा था। श्वेता के साथ मैं 7 साल से रिलेशनशिप में था, हमेशा यही सपना देखता था कि एक दिन हमारी शादी होगी, इसलिए मैंने सारी तैयारियां पहले से ही कर रखी थी। लेकिन श्वेता का रवैया हमेशा बहुत कैजुअल रहता था। जब भी मैं शादी या फ्यूचर की बात करता, वो हमेशा बाद में देखेंगे कहकर बात टाल देती थी। मेरी सारी प्लानिंग, सारे अरमान धरे के धरे रह जाते थे। लेकिन फोन के दूसरी तरफ से नेहा ने जो कहा उसने मुझे हैरान कर दिया। वो सीधे बोली, मुझे ये गाड़ी, बंगला या बड़ा सा वेडिंग वेन्यू कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, तुम्हें तो पता ही है कि मैं बचपन से कितनी जिद्दी और पजेसिव हूं। मुझे तुम पूरे के पूरे चाहिए, तुम्हारी रूह से लेकर तुम्हारी सोच तक, सब सिर्फ मेरा होना चाहिए। किसी मजबूरी या आह्सान के तहत मुझसे शादी मत करना, समझे? मेरे चेहरे पर अनजाने में ही एक मुस्कान आ गई। मैंने कहा, ठीक है बाबा, समझ गया मेरी छोटी सरकार। उधर से उसकी आवाज थोड़ी ठुनकती हुई आई, रुको, अभी तुमने मुझे क्या बुलाया? मैंने अपनी आवाज को थोड़ा संभाला और तसल्ली से कहा, समझ गया, मेरी होने वाली बीवी। जब शादी करने का फैसला कर ही लिया था, तो मैं इसमें कोई ढिलाई या दिखावा नहीं चाहता था। मैं उसे वो हर खुशी और सम्मान देना चाहता था जिसकी वो हकदार थी। तभी अचानक मेरे फोन की स्क्रीन पर व्हाट्सएप का एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। नेहा ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और साथ में एक मैसेज भी था। लेकिन जैसे ही मैंने उसे ओपन किया, मेरी नजर उस पर टिक गई। वहां लिखा था, आपकी होने वाली बीवी आ गई। उसे देखकर मेरे होठों पर एक गहरी मुस्कान तैर गई। मैंने मन ही मन कहा, श्वेता, तुम किसी और के बच्चे की मां बनने जा रही हो और मैं किसी और से शादी करने जा रहा हूं। हिसाब बराबर है ना? पूरा एक हफ्ता बीत गया लेकिन श्वेता घर नहीं लौटी। लौट कर आना तो दूर, उसने मुझे एक फोन तक करने की जहमत नहीं उठाई। अगर ये पहले का वक्त होता तो मैं अब तक पागलों की तरह परेशान हो चुका होता, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा होता, वहां तमाशा कर रहा होता और उससे भीख मांग रहा होता। लेकिन इस बार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। इसके बजाय मैंने शांति से अपना एक एक सामान समेटा, अपने सूटकेस पैक किए और व्हाट्सएप स्टेटस और सोशल मीडिया पर एक सिंपल सा मैसेज डाल दिया, एक खूबसूरत सफर का अंत, अच्छे मोड़ पर रास्ते अलग हो रहे हैं, ओ एल द बेस्ट। मेरे इस पोस्ट को देखते ही उन दोस्तों के फोन आने शुरू हो गए जो जानते थे कि मैं उस रात श्वेता को प्रपोज करने वाला था। सबके धड़ाधड़ मैसेजेस और कॉल्स आने लगे। भाई, ये क्या सीन है? तूने तो रिंग भी खरीद ली थी, फिर अचानक ये पोस्ट क्यों? क्या तुम दोनों की शादी कैंसिल हो गई? उनकी बातें सुनकर मैंने एक ठंडी, बेबसी भरी हंसी हंस दी। दिल के किसी कोने में अब भी एक अजीब सा दर्द था। उस अंगूठी को मैंने खुद डिजाइन किया था, पूरे 6 महीने की मेहनत लगी थी उसमें। 5 कैरेट के मेन डायमंड के चारों तरफ मैंने 10 बिल्कुल प्योर पिंक डायमंड्स लगवाए थे, जिसका मतलब था सिर्फ और सिर्फ तुम, मेरा इकलौता प्यार। लेकिन जब मैं यहां उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा था, तब श्वेता क्या कर रही थी? वो किसी और मर्द के लिए तड़प रही थी, उसके बच्चे की मां बनने के सपने देख रही थी। जब 7 साल में मैं उस औरत के दिल में अपने लिए वो जगह नहीं बना पाया, तो अब और कोशिश करने का कोई फायदा नहीं था। मुझे अब और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गंवानी थी। उसी रात दोस्तों के साथ डिनर पर मेरा जाना पहले से तय था। वहां जब सबने दोबारा वही सवाल पूछा, तो मैंने बिल्कुल साफ और सीधे लफ्जों में कह दिया, शादी तो होगी भाई, बिल्कुल होगी। बस
दुल्हन श्वेता नहीं होगी। मेरी यह बात सुनते ही एक पल के लिए पूरी टेबल पर सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन फिर माहौल को संभालते हुए मेरे दोस्तों के ठहाके गूंज उठे। वो हंसते हुए बोले, चल बे, कुछ भी मत फेंक। तू और श्वेता को छोड़ देगा? जिसने श्वेता के लिए अपनी जान तक छिड़क रखी हो, वो एक झटके में कह रहा है कि प्यार नहीं है? तेरी इस बात पर तो भूत भी यकीन नहीं करेगा। इतने सालों में तू कितनी बार हम लोगों के साथ बैठकर रोया है, लेकिन वहां श्वेता का एक मैसेज आता था और तू सब भूलकर उसके पीछे भाग जाता था। मैंने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप मुस्कुरा दिया। मैं जानता था कि इस वक्त कुछ भी बोलना बेकार है, क्योंकि जब सच सामने आएगा तो इन्हें खुद ब खुद यकीन हो जाएगा कि इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा था। देर रात जब मैं घर लौटा तो देखा कि घर की लाइट्स ऑन थीं। अंदर कदम रखते ही मेरी नजर श्वेता पर पड़ी। वो वापस आ चुकी थी। उसके आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स थे, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था और वो बेहद थकी और परेशान दिख रही थी। श्वेता उन लड़कियों में से थी जो हमेशा खुद को एकदम परफेक्ट और सलीके से रखती थी। उसे इस तरह बिखरे हुए और बेहाल देखना वाकई अजीब था। मैं जैसे ही उसके करीब गया, मेरे नथुनों से एक बहुत ही तेज और चुभने वाली सैनिटाइजर और दवाइयों की बदबू टकराई। साफ पता चल रहा था कि वो कई दिनों से बिना सोए बिना आराम किए हॉस्पिटल में उसी के पास बैठी थी। मुझे अंदर आते देख श्वेता सीधे मुझ पर बरस पड़ी। कहाँ थे तुम इतने दिनों से? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अब अपनी मर्जी के मालिक हो गए हो क्या? उसकी बात सुनकर मेरा मन किया कि मैं जोर से हंस दूं। उसकी पुरानी आदत थी ये। जब भी वो खुद किसी बात को लेकर गिल्टी महसूस करती या उसका झूठ पकड़ा जाता, वो उल्टा मुझ पर ही कोई ना कोई इल्जाम मढ़ देती थी, ताकि मैं घबराकर उसे सफाइयां देने लगूं और अपनी गलती मानने लगूं। लेकिन इस बार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बस बहुत ही शांत और खाली नजरों से उसे देखता रहा। मेरी इस खामोशी को देखकर श्वेता के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सी घबराहट दिखी, जैसे उसे एहसास हुआ हो कि मेरे अंदर कुछ बदल गया है, कुछ बहुत बड़ा। लेकिन इस वक्त उसके पास इन सब बातों पर दिमाग लगाने का टाइम नहीं था। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और थोड़ा हक जताते हुए बोली, सुनो, अर्णव का अब भी एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है और उसकी हालत बहुत नाजुक है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसे वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करवा देती हूँ। उसका खर्चा। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी और बहुत आराम से कहा, ठीक है, करवा दो। मेरे इतनी आसानी से हाँ कहते ही श्वेता एक पल के लिए सकपका गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये काम इतनी सरलता से हो जाएगा। उसे लगा था कि हमेशा की तरह इस बार भी उसे मुझे मनाने के लिए थोड़ा ड्रामा करना पड़ेगा, झूठा प्यार दिखाना पड़ेगा या मेरा गुस्सा शांत करने में वक्त बर्बाद करना पड़ेगा। वो थोड़ी झिझकते हुए फिर बोली, सुनो, वीआईपी वार्ड का एक दिन का खर्चा 30,000 रुपए है। तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैंने उसकी तरफ सिर उठाकर देखा तक नहीं, बस अपनी धुन में रहते हुए कहा, हाँ, कहा ना, ठीक है। दरअसल मेरे दिमाग में बिल्कुल साफ था, जब हमारा कोई रिश्ता ही नहीं बचा तो वो जिसके लिए चाहे पैसे लुटाए, मुझे क्या। श्वेता एक छोटी सी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट थी, जहां उसे महीने के मुश्किल से 4-5 हजार मिलते थे। लेकिन हमारे साथ रहने के दौरान उसका रहना, खाना, घूमना और सारे पर्सनल खर्चे मैं खुद उठाता था। इसलिए उसने अपनी सैलरी से कुछ सेविंग्स कर रखी थी। अब उन पैसों से वो वीआईपी वार्ड का बिल कितने दिन भर पाती है, ये देखना उसका सिरदर्द था, मेरा नहीं। मेरी इस बेरुखी ने श्वेता के दिल में फिर से वही अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। लेकिन इस वक्त उसके सिर पर अर्णव को अच्छे वार्ड में शिफ्ट कराने का भूत सवार था, इसलिए उसने ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाया। इसी तरह एक हफ्ता और गुजर गया। आज मैं अपने वादे के मुताबिक हॉस्पिटल पहुंचा था। वहां श्वेता हमेशा की तरह बड़े हक से डॉक्टरों और नर्सों के बीच घूम रही थी, जैसे वो वहीं की कोई स्टाफ हो। मैं जब अर्णव के वार्ड के बाहर पहुंचा तो देखा कि वो अंदर बैठकर आराम से टीवी देख रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर श्वेता पर पड़ी, अचानक उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए और वो दर्द से कराहने का नाटक करने लगा। श्वेता, बहुत तेज दर्द हो रहा है यार, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। श्वेता घबराकर तुरंत उसकी तरफ भागी। अरे तुम पागल हो क्या? डॉक्टर ने मना किया है ना। तुम चुपचाप लेटे क्यों नहीं रहते, फिर से उठकर क्यों बैठ गए? अर्णव ने उसका हाथ पकड़ लिया और मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, सुबह जब आंख खुली और तुम आसपास नहीं दिखी तो मैं बहुत डर गया था। अजीब सी बेचैनी हो रही थी। सच कहूं तो गले से एक निवाला तक नहीं उतरा मेरे। श्वेता ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी थी, लेकिन उसकी आवाज में अर्णव के लिए बेनतहा प्यार और नरमी साफ झलक रही थी।
उसने टिफिन बॉक्स खोला और एक एक चम्मच से उसे खाना खिलाने लगी। तुम भी ना बिल्कुल बच्चे हो, मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा? इसीलिए तो मैं दिन रात एक करके तुम्हें वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करवा रही हूं ताकि मैं सुकून से रह सकूं। वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सटकर बैठे थे, दुनिया से बेखबर अपनी ही बातों में खोए हुए, ठीक वैसे ही जैसे कोई नया नवेला शादीशुदा जोड़ा होता है। और मैं बस उस दरवाजे के फ्रेम को पकड़े खड़ा था, बिना एक शब्द बोले, बहुत ही शांत नजरों से उनका यह तमाशा देख रहा था। मेरे दिल में अब कोई दर्द नहीं था, बस एक अजीब सा खालीपन था। तभी पीछे से चीफ डॉक्टर अपनी टीम के साथ आए और उन्होंने मुझे थोड़ा साइड करते हुए रूखे लहजे में कहा, एक्सक्यूज मी भाई साहब, अगर आपका कोई काम नहीं है तो दरवाजे पर मत खड़े होइए, प्लीज रास्ता छोड़िए। डॉक्टर की आवाज सुनकर श्वेता ने चौंक कर सिर उठाया और तब जाकर उसे एहसास हुआ कि गेट पर उसका वो मंगेतर खड़ा है, जिससे जिससे 7 साल का रिश्ता टूटने की कगार पर था। उसे देखते ही अर्णव भी थोड़ा झेंप गया और हड़बड़ाहट में उठकर बैठने की कोशिश करने लगा। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि बहुत ही तमीज से साइड हटकर डॉक्टरों को अंदर जाने का रास्ता दे दिया। मेरे इस शांत और बिना किसी ड्रामे वाले बर्ताव को देखकर श्वेता को थोड़ी हैरानी जरूर हुई। लेकिन तभी अर्णव ने उसकी आस्तीन पकड़ ली और बिल्कुल लाचार सा मुंह बनाकर बोला कि उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। श्वेता का ध्यान तुरंत फिर से उसी पर चला गया। उसने मन ही मन सोच लिया होगा कि चलो, अच्छा है राहुल, आखिरकार समझदार हो गया है और चीजों को समझने लगा है। तभी अर्णव ने ऐसे नाटक किया जैसे उसने मुझे अभी अभी देखा हो। वो मेरी तरफ देखकर बहुत ही मतलबी सी मुस्कान के साथ सिर हिलाने लगा और बोला, राहुल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सालों तक मेरी गैर मौजूदगी में आपने श्वेता का इतना ख्याल रखा और अब मेरे लिए ये वीआईपी वार्ड भी बुक करवा दिया। सच में मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अर्णव की ये बातें सीधे सीधे मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी थीं। वो बहुत अच्छे से जानता था कि श्वेता मेरी मंगेतर है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर ऐसे जता रहा था जैसे श्वेता हमेशा से सिर्फ उसी की अमानत थी और मैं तो बस कुछ समय के लिए उसकी देखरेख कर रहा था। लेकिन मैं उसकी इस घटिया बात पर भी बिल्कुल चुप रहा। मेरे चेहरे का एक एक्सप्रेशन तक नहीं बदला। श्वेता को भी ये बात अच्छे से पता थी कि उन दोनों का कॉलेज के दिनों में क्या चक्कर था। वो तुरंत बात संभालते हुए बोली, राहुल, कॉलेज के दिनों में भी अर्णव ने मेरी बहुत मदद की थी। हमारा रिश्ता बहुत अलग रहा है। वो एक बहुत ही साफ दिल का इंसान है, इसीलिए मैं उसकी इस हालत में मदद कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी इस मजबूरी को समझोगे। मैं अंदर ही अंदर हंसा। समझना क्या था, मैं तो सब समझ चुका था। अब जब मैं खुद 1 महीने बाद किसी और का हाथ थामने जा रहा था तो श्वेता की जिंदगी में क्या चल रहा है, इससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं बचा था। अर्णव ने जब देखा कि मैं उसकी किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं कर रहा हूं तो उसका हौसला और बढ़ गया। उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर चढ़ाईं और बड़े घमंड से अपनी औकात दिखाते हुए आगे बोला, राहुल भाई, अभी 2-3 दिन पहले जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मैं हिलने डुलने के लायक भी नहीं था। वो तो भला हो श्वेता का, जिसने दिन रात एक करके मेरी सेवा की। मेरे पूरे बदन को स्पंज से साफ करने से लेकर मेरे लिए गरम गरम सूप और दलिया बनाकर लाना, सब इसी ने किया है। जब भी मुझे थोड़े दर्द में देखती है, इसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। सच में भाई, आपकी गर्लफ्रेंड बहुत ही संस्कारी और केयरिंग है। अर्णव के मुंह से अपनी मंगेतर के बारे में ऐसी बातें सुनना, वो भी इस घटिया और नीची टोन में, मेरे सब्र का बांध टूटने लगा था। लाख शांत रहने की कोशिश के बाद भी गुस्से के मारे मेरी मुट्ठियां खुद ब खुद भींच गईं और हाथों की नसें तन गईं। वहां खड़े डॉक्टरों और नर्सों के सामने वहां खड़े डॉक्टरों और नर्सों के सामने उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि वो मेरे मुंह पर यह सब बक रहा था। सोचकर ही कलेजा जल रहा था कि जब ये सरेआम ऐसी बातें बोल रहा है तो पीठ पीछे इन दोनों ने क्या क्या गुल खिलाए होंगे। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मेरा 7 साल का भरोसा कितनी बुरी तरह कुचला जा चुका है। अर्णव की ये बात सुनते ही श्वेता का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने भांप लिया था कि पानी अब सिर से ऊपर जा रहा है। वो तुरंत बात को दबाते हुए घबराहट में बोली, राहुल, अर्णव बस ऐसे ही मजाक कर रहा है, तुम प्लीज इसकी बातों को सीरियसली मत लो। ये शुरू से ऐसा ही है, किसी के साथ भी कुछ भी प्रैंक करने लगता है। तुम तो जानते ही हो ना, मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारी जगह है। तो ये बोलते हुए श्वेता ने तुरंत अपनी नजरें मुझसे चुरा लीं और टेबल पर रखे दवाइयों के डिब्बों को बिना वजह इधर उधर खिसकाने लगी। 7 साल का वक्त कम नहीं होता। मैं उसे रग रग से जानता था। उसकी एक एक हरकत मेरी पहचानी हुई थी और मुझे अच्छे से पता था कि जब भी वो कोई झूठ बोलती है या कुछ छुपाती है तो वो हाथों को बिजी दिखाने के लिए जबरदस्ती का कोई काम ढूंढ लेती है। वो झूठ बोल रही थी और ये बात शीशे की तरह साफ थी। तभी उसने बात बदलते हुए कहा, चलो,
अब यहाँ ऐसे पागलों की तरह खड़े मत रहो। नीचे काउंटर पर चलते हैं और वीआईपी वार्ड के जो पैसे बचे हैं वो क्लियर कर देते हैं। आखिरकार उसके दिल की बात जुबान पर आ ही गई। इतनी देर से जो वो सफाई दे रही थी, वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं हमेशा की तरह उसका एटीएम कार्ड बनकर उस अर्नव के इलाज का बिल भर दूंगा। वो मुझे सिर्फ एक अंधा और बेवकूफ आशिक समझ रही थी, जिससे वो अपना हर काम निकलवा सकती थी। अगर उसके दिल में मेरे लिए रत्ती भर भी इज्जत होती, तो वो कभी भी उस दो कौड़ी के इंसान को सरेआम मेरी तौहीन करने की इजाजत नहीं देती। लेकिन अब मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जिस दिन, जिस पल श्वेता के मुंह से वो बच्चे वाली बात निकली थी, उसी पल मेरे दिल में उसका वजूद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। श्वेता चेहरे पर एक झूठी मतलबी मुस्कान लिए मुझे देख रही थी। मैंने बिना एक पल गंवाए काउंटर पर अपना कार्ड निकाला और स्वाइप कर दिया। वो बड़े आराम से खड़ी देख रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये कार्ड मेरा नहीं, बल्कि उसी का सैलरी अकाउंट था जो इतने सालों से मेरे पास ही रहता था। बिल क्लियर होते ही अर्नव को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। श्वेता साई की तरह उसके साथ साथ चल रही थी, जब तक कि वो आराम से बेड पर लेट नहीं गया। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के स्टाफ ने वीआईपी वार्ड का वीआईपी खाना लाकर टेबल पर रखा। अर्नव ने चम्मच से बस दो निवाले खाए और मुंह बनाकर छोड़ दिया। फिर उसने पहले तो बड़े घमंड और चुनौती भरी नजरों से मेरी तरफ देखा, और फिर अचानक रोने का नाटक करते हुए श्वेता से बोला, श्वेता यार, ये खाना खाकर मुझे हमारे कॉलेज के वो दिन याद आ गए जब हम नए नए रिलेशनशिप में आए थे और तुमने खुद अपने हाथों से मेरे लिए वो मटन सूप और कबाब बनाए थे। पता नहीं अब इस जन्म में दोबारा तुम्हारे हाथ का वो स्वाद चखने को मिलेगा भी या नहीं। उसकी ये नौटंकी खत्म होते ही श्वेता का चेहरा भावुक हो गया। उसने तड़पकर सीधे अर्णव का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और कहने लगी, थू थू थू। अर्णव, ये कैसी मनहूस बातें कर रहे हो तुम? अगर तुम्हारा मन है तो मैं अभी घर जाकर तुम्हारे लिए वही मटन सूप बनाकर लाती हूँ। तुम जब तक चाहोगे मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। और सिर्फ तुम ही नहीं, आने वाले वक्त में तुम्हारा बच्चा भी अपने मम्मी के हाथ का खाना खाएगा। अर्णव ने अपनी आंखों में नकली आंसू लाते हुए अपना सिर पकड़ लिया और रोने की एक्टिंग करते हुए बोला, लेकिन श्वेता, डॉक्टरों ने क्या कहा है तुम्हें पता है ना? शायद हमारे खानदान का चिराग यहीं बुझ जाएगा। मेरी माँ तो कब से पोते का मुंह देखने के लिए तरस रही हैं। सब मेरी इस बीमारी और मेरी फूटी किस्मत की गलती है। इतना कहकर वो श्वेता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। श्वेता उसे अपनी बाहों में भींचकर बच्चों की तरह सहलाने लगी और धीरे धीरे उसका हौसला बढ़ाने लगी। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी, जो अब भी वार्ड के कोने में चुपचाप खड़ा ये तमाशा देख रहा था। उसका चेहरा एकदम से सख्त हो गया और उसने बहुत ही रूखे और हुक्म चलाने वाले लहजे में मुझसे कहा, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? जाओ, जल्दी से सुपरमार्केट जाओ और अच्छा सा मटन लेकर आओ। मैं बस थोड़ी देर में घर पहुंच रही हूं सूप बनाने के लिए। उसकी बात सुनकर मेरे मुंह से एक कड़वी हंसी निकल गई। काम निकल जाने के बाद दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकना श्वेता का यही पुराना तरीका था। मैंने बिना कुछ कहे बस अपना सिर हिलाया, वार्ड से बाहर निकला और सीधे बेसमेंट पार्किंग की तरफ चला गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन इस बार मैं न तो किसी सुपरमार्केट की तरफ गया और न ही उस घर की तरफ, जिसे कभी मैं अपना आशियाना समझता था। मैंने गाड़ी का गियर बदला और सीधे हाईवे की तरफ निकल गया, ऑफिस की तरफ। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो बाहर हल्की बारिश हो रही थी। मेरे पास छाता नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा भीग गया था। सिर में अजीब सा भारीपन था और हल्की सी थकावट महसूस हो रही थी। मैं सीधे अपने पार्टनर और खास दोस्त कबीर के केबिन में गया। मुझे वहां देखकर कबीर काफी हैरान रह गया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने उससे कहा था कि मैं प्रपोजल की तैयारियों में बिजी रहूंगा, इसलिए कुछ दिन ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पानी का गिलास बढ़ाते हुए पूछा, भाई तू यहाँ इस हालत में? मैंने पानी का एक घूंट लिया और सीधे कहा, कबीर मैं रिजाइन कर रहा हूं। क्या? पागल हो गया है क्या? कबीर अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। तू इस कंपनी का सीईओ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फिर अचानक कहां भागने की सूझ रही है? और जहां तक मुझे याद है, तेरी वो श्वेता मैडम शादी से पहले अपने नाम पर एक आलीशान बंगला मांग रही थी, और शगुन में भी उन्हें करोड़ों का तामझाम चाहिए था। अगर तू अभी जॉब छोड़ देगा तो उसके ये सारे शाही खर्चे कैसे उठाएगा? वैसे अगर तूने कोई दूसरी लड़की ढूंढ ली है और अब सुकून की जिंदगी जीना चाहता है, तब तो तेरा रिटायर होना समझ आता है। मैंने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, मैं कंपनी पूरी तरह छोड़कर नहीं जा रहा, बस फ्रंट से हटकर बैक एंड म्यू हाउ संभालने की सोच रहा हूं। कुछ लोग इस काबिल नहीं होते कि उनके लिए अपनी पूरी जिंदगी और सुकून दांव पर लगा दिया जाए।
ऑफिस के सारे जरूरी काम और जिम्मेदारियां कबीर को सौंपने के बाद मैं वापस घर लौटा। जब मैंने घर का दरवाजा खोला तो श्वेता पहले से वहां मौजूद थी। टेबल पर सुपरमार्केट के थैले रखे हुए थे और वो गैस स्टोव के पास खड़ी पतीले का ढक्कन हटा रही थी। मुझे खाली हाथ अंदर आते देख उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो सीधे मुझ पर चिल्लाने लगी। तुम्हें मटन लाने के लिए भेजा था ना? कहाँ मर गए थे तुम? सुबह से देख रही हूं ये सड़ा हुआ मुंह बनाकर घूम रहे हो। छोटी छोटी बातों पर इतना कड़कने वाले और हिसाब किताब रखने वाले को क्या खाक मर्द कहेंगे? मैंने उसकी इस बदतमीजी का कोई जवाब नहीं दिया। मैं सीधे बेडरूम में गया और अपना वो सूटकेस उठा लाया जिसे मैंने पहले ही पैक करके रख दिया था। मुझे हाथ में भरा हुआ सूटकेस लिए बाहर आते देख श्वेता एक पल के लिए सकपका गई। उसकी टोन थोड़ी बदली और वो बोली, ये क्या है? तुम्हें अचानक किसी बिजनेस ट्रिप पर जाना है क्या? और तुमने खुद ही सारे कपड़े पैक कर लिए, मुझे बताया तक नहीं? मैंने बहुत ही शांत और नॉर्मल आवाज में एक बहाना बना दिया। नहीं, कोई ट्रिप नहीं है। कंपनी में कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं, काम का बहुत प्रेशर है, इसलिए कुछ दिनों के लिए ऑफिस के गेस्ट हाउस में ही शिफ्ट हो रहा हूँ। श्वेता जानती थी कि मेरा काम काफी व्यस्त रहता है। पहले भी प्रोजेक्ट्स के चक्कर में मेरा रात रात भर ऑफिस में रुकना या अचानक बाहर जाना बहुत आम बात थी। वैसे तो उसे मेरे काम या मुझसे कभी कोई खास मतलब नहीं रहता था, लेकिन पता नहीं क्यों आज उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसने थोड़ी नरमी दिखाते हुए कहा, अच्छा, कितने दिनों के लिए जा रहे हो? लाओ मैं एक बार चेक कर लूं कि तुमने सारे कपड़े ठीक से रखे हैं या नहीं। कुछ और पैक करना है? श्वेता के मुंह से अचानक ये झूठी परवाह और ममता देखकर मुझे कोई प्यार नहीं आया, बल्कि मुझे अंदर से बहुत अजीब और अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। मैं उसे मना करने के लिए कोई बहाना सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके फोन की रिंगटोन बज उठी और उसने कॉल रिसीव कर लिया। वो कॉल अर्नव का ही था। उसने फोन पर कुछ बातें की और श्वेता ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ते हुए फोन को लाउडस्पीकर पर डाल दिया। फोन के उस पार से अर्नव की रोनी सूरत वाली आवाज गूंजी, राहुल भाई, मैं अर्नव बोल रहा हूं। आज हॉस्पिटल में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उस दर्द और कमजोरी में मेरे मुंह से कुछ गलत बातें निकल गईं। अगर आपको बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। बस अभी अभी डॉक्टर ने बताया कि मेरी बॉडी के सारे पैरामीटर्स और भी तेजी से गिर रहे हैं। मैं जानता हूँ श्वेता के जरिए इस दुनिया में अपना बच्चा छोड़ जाने की ये जिद बहुत अजीब है, लेकिन भाई हम सिर्फ आईवीएफ का सहारा ले रहे हैं। हमारे बीच इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, प्लीज भाई मान जाओ ना। उसकी आवाज में गजब की लाचारी और रोना था, लेकिन मेरा दिमाग एकदम सुन्न था। मैं सोच रहा था कि जब मैं अभी कुछ देर पहले हॉस्पिटल में उसके सामने खड़ा था, तब इस मर्द के मुंह से ये बातें क्यों नहीं निकली? तब तो वो शेर बन रहा था। ये सारा नाटक वो सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि श्वेता के दिल में मेरे खिलाफ गुस्सा भरे और वो मुझे एक पत्थर दिल इंसान समझकर तुरंत उसके पास हॉस्पिटल भाग जाए। अगर मैंने हॉस्पिटल में उसकी वो घमंड से भरी और नीची हरकत न देखी होती तो शायद आज मैं भी उसकी इस हालत पर तरस खा जाता। लेकिन अब मैं इन दोनों के इस घटिया ड्रामे का हिस्सा बनने के मूड में बिल्कुल नहीं था। मैंने बस बहुत ही ठंडे और बेरुखे लहजे में कहा, अच्छा, ठीक है। और मैं मुड़ा और वापस अपने कमरे में चला गया ताकि बचा हुआ सामान समेट सकूं। जब मैं अपना सारा सामान पूरी तरह पैक करके कमरे से बाहर आया, दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। अब से कुछ दिनों तक हम सिर्फ इसी तरह की कहानियों पर काम करने वाले हैं, यानी ऐसी वीडियोस जिनमें आपको सिर्फ स्टिल फोटोज नहीं बल्कि प्रॉपर और बेहतरीन एनिमेशन देखने को मिलेगा। सच बताऊं तो एक बुरी खबर है, पुरानी वीडियोस में फोटोज यूज करने की वजह से यूट्यूब ने हमारे इस चैनल को भी डिमोनेटाइज कर दिया है। इसीलिए अगले 14 दिनों तक मैं पूरा फोकस इस एनिमेशन वाले कंटेंट पर करने जा रहा हूं। अगर इन 14 दिनों में सब कुछ ठीक रहा और यूट्यूब ने हमारी अपील मानकर गाइडलाइन हटा दी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। आगे से हम मांगा, मैंगा और एनीमे एनीमे पर और भी ढासू और कमाल की वीडियोस लेकर आएंगे जो आपको और भी ज्यादा पसंद आएंगी। तो चलिए मिलते हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो में। और हाँ, जहां तक इस कहानी के नेक्स्ट एपिसोड की बात है तो वो बहुत जल्द, कल नहीं तो परसों तक हर हाल में आ जाएगा। अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। टेक केयर।